अमेरिका का एरा खत्म हो रहा है और एक नई पावर ग्रुप का जमाना शुरू होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक सीक्रेट मिशन है जो आपके पैसे, अपॉर्चुनिटीज और आपके रूल्स सबको बदल सकती है। कल से अगर डॉलर की जगह एक नई करेंसी कमोडिटीज में ट्रांजैक्शंस करने लगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। एक साइलेंट वॉर जिसमें ना कोई बॉम्ब्स है और ना ही कोई मिसाइल्स है, सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का गेम है। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बॉस होने वाला है ब्रिक्स, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2001 में एक इकोनॉमिस्ट ने ग्लोबल इकोनॉमिक थिंक टैंक में बैठ के एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाया था। उस इकोनॉमिस्ट का नाम था जिम ओ'नील, गोल्डमैन सैक्स बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट। जिम ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स। उस वक्त ब्रिक्स में सिर्फ 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। जिम का कहना था कि ये 4 कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगले 30 सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन सकती है और इन चारों के कंबाइंड इम्पैक्ट वेस्ट के पुराने इकोनॉमिक पावर्स को चैलेंज कर सकता है। लेकिन आखिर ये 4 कंट्रीज ही क्यों? एक्चुअली हर कंट्री के पास एक मेजर क्वालिटी थी, जैसे कि रशिया, वो न्यूक्लियर पावर में तेजी से बढ़ रहा था। फिर था चाइना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में बढ़ रहा था। फिर है इंडिया, जिसमें आईटी इंडस्ट्री में बूम आ रहा था। और लास्ट में ब्राजील, जो लेटिन अमेरिका में एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर रहा था। ब्रिक्स कॉन्सेप्ट ने एक नई आइडिया को जन्म दिया था, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सेंटर्स होंगे। 2009 में इन कंट्रीज ने अपना पहला ब्रिक्स समिट किया, ये कैटरिनबर्ग, रशिया में। ये पहली बार था जब पेपर का कॉन्सेप्ट रियल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बदल गया। 2010 में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया, ब्रिक बन गया ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका का एडिशन सिंबॉलिक था, इससे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन भी आ गया और ब्रिक्स बन गया एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। लेकिन ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं है, ये 5 अलग कहानियों का संगम है। कहानियां जो अपने अपने रीजन से निकल कर आई है, मगर ये एक ही विजन पे मिलते हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। पहली है ब्राजील। तो 20th सेंचुरी के एंड में ब्राजील ने पॉलिटिकल क्राइसिस, हाइपर इन्फ्लेशन और डेब्ट का सामना किया था। 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दिया। ब्राजील ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सोयाबीन्स, आयरन ओर को ग्लोबल डिमांड के लिए कैश मशीन बना दिया था। लेकिन लेटिन अमेरिका में एक प्रॉब्लम थी, यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ब्राजील को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो रीजनल से ग्लोबल लेवल तक उसकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सके। ब्रिक्स ने ब्राजील को वो मौका दिया था जहां वो यूएस और यूरोप के पैरेलल बैठ सकता है। दूसरी है रशिया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया की इकोनॉमी गिर गई थी, जीडीपी हाफ हो गई थी और पॉवर्टी भी बढ़ गई थी। और रशिया के पास अभी भी 2 वेपन्स थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने पावर संभाली और एक मिशन स्टार्ट हुआ, रशिया को वापस ग्लोबल प्लेयर बनाने का मिशन। रशिया के लिए ब्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुप नहीं था बल्कि एक जियोपॉलिटिकल कमबैक प्लेटफॉर्म था। यहाँ वो चाइना और इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्रीज के साथ अलाइन होके वेस्ट के प्रेशर को कंट्रोल कर सकता था। तीसरा है इंडिया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सेल्फ रिलायंस का रास्ता अपनाया, लेकिन स्लो ग्रोथ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। फिर 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस ने इंडिया को लिबरलाइजेशन का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। आईटी रिवॉल्यूशन ने इंडिया को दुनिया का बैक ऑफिस बना दिया था। बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटीज ग्लोबल टेक हब्स बन गए थे। इंडिया के लिए ब्रिक्स एक नेचुरल चॉइस था, यहाँ वो अपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टेटस यूज करके डेवलपिंग वर्ल्ड का लीडर बन सकता था और चाइना के साथ कंपटीशन के बावजूद एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता था। चौथी है चाइना। 1978 में डेंग ज़ाओपिंग के रिफॉर्म्स ने चाइना का फ्यूचर बदल दिया था। एग्रीकल्चर से शुरू होके मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया था। 2001 में WTO ज्वाइन करते ही चाइना ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन गया था। चाइना के लिए ब्रिक्स एक चांस था अपने इकोनॉमिक राइज को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करने का। वो चाहता था ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जिसमें वेस्ट का कंट्रोल है, उसमें एशिया की भी आवाज हो। और पांचवी है साउथ अफ्रीका। 1994 में अपार्थाइड खत्म हुआ और साउथ अफ्रीका ने एक नए डेमोक्रेटिक चैप्टर का शुरुआत की। माइनिंग सेक्टर, पोर्ट्स और अफ्रीका में ट्रेड नेटवर्क ने साउथ अफ्रीका को कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक हब बना दिया था। पर ग्लोबल फोरम्स ने अफ्रीका की आवाज कम सुनाई देती थी। 2010 में ब्रिक्स में शामिल होकर साउथ अफ्रीका ने अपने आप को अफ्रीका का ऑफिशियल वॉइस बना दिया था, एक वॉइस जो डेवलपमेंट फंडिंग और ट्रेड एक्सेस के लिए फाइट कर सके। देखिए, ब्रिक्स के पास कोई फॉर्मल चार्टर या बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है जो इन मेंबर्स को लीगली बाइंड कर सके। ये एक इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें मेंबर्स हर साल मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ब्रिक्स का फोकस इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, फाइनेंस,
टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और जियोपॉलिटिक्स पर होता है, ना कि कोई डिफेंस अलायंस पर। तो ये कंट्रीज एनुअल एजेंडा कैसे डिसाइड करते हैं? तो हर साल एक डिफरेंट ब्रिक्स मेंबर चेयर कंट्री बनता है। जो कंट्री चेयर बनता है वो एनुअल थीम डिसाइड करता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और डी डॉलराइजेशन। हर मेंबर एक शेरपा अपॉइंट करता है, यानी सीनियर ऑफिशियल या फिर डिप्लोमेट, जो मीटिंग्स में नेगोशिएट करके फाइनल एजेंडा बनाते हैं। ब्रिक्स के फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड और हेल्थ मिनिस्टर्स ईयर राउंड मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं, जहां एजेंडा रिफाइन होता है। फिर फाइनली चेयर कंट्री सब मेंबर्स का इनपुट्स एक साथ समिट एजेंडा में फाइनल करते हैं और एंड में लीडर्स समिट में डिस्कस होता है। ब्रिक्स का सबसे बड़ा मोटिव है कि वेस्ट के हाथ में पूरा कंट्रोल ना जाए, और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। एक्चुअली 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम डिसाइड हुआ था। यूएस डॉलर को दुनिया का प्राइमरी रिजर्व करेंसी बना दिया गया था। इसका मतलब है ऑयल, ट्रेड और मेजर कमोडिटीज सब डॉलर में प्राइस होंगे। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एस्टेब्लिश हुए और दोनों में यूएस और यूरोप का ज्यादा कंट्रोल। डिकेड्स तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था, पावर इम्बैलेंस। डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स मिलते थे, पर हैवी इंटरेस्ट, टफ कंडीशंस और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने वेस्ट के बैंकिंग सिस्टम की वीकनेस एक्सपोज कर दी थी। यूएस के वॉल स्ट्रीट के कोलैप्स होने से पूरा वर्ल्ड शॉक में था, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज कंपैरेटिवली स्टेबल रही थी। समिट मीटिंग्स में एक सवाल उठाया गया, अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स को सस्टेन कर सकते हैं तो क्यों ना अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए जो IMF या वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट ना हो। फिर उसके बाद 2014 फोर्टलीजर समिट ब्राजील में ब्रिक्स ने अनाउंस किया न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक मल्टीलेटरल बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करेगा। ये डी डॉलराइजेशन का पहला कदम था। इसके कुछ की फीचर्स भी थे, जैसे हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में है, ऑथराइज कैपिटल अप्रोक्स $100 बिलियन होगा, इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, ना कि IMF या वर्ल्ड बैंक की तरह जहां यूएस का वीटो पावर है। मेंबर कंट्रीज का इक्वल शेयर होगा, किसी का डोमिनेंस ही नहीं होगा। इस बैंक से रिलेटेड काफी पर्पसेस डिसाइड भी किए गए, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्ट्स को फंड करना, इमरजेंसी में फाइनेंशियल सपोर्ट करना, डेवलपिंग नेशंस के लिए अल्टरनेटिव क्रिएट करना। साथ ही ब्रिक्स ने CRA भी एस्टेब्लिश किया, एक $100 बिलियन का पूल जिसमें कंट्रीज करेंसी स्वैप भी कर सकती है, यानी अगर किसी कंट्री का फॉरेन रिजर्व्स लो हो जाए तो वो दूसरे ब्रिक्स मेंबर से सपोर्ट ले सकती है बिना IMF के पॉलिटिकल कंडीशंस के। IMF और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करना एक बात थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी डॉलर को रिप्लेस करना। इसके बाद ब्रिक्स का सबसे बड़ा स्टेप था डी डॉलराइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में अपने लोकल करेंसीज या फिर एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी का यूज करना, ताकि यूएस डॉलर का डिमांड कम होने लगे, क्योंकि डॉलर का कंट्रोल यूएस के हाथ में है, जो सैंक्शंस स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस ब्लॉक कर सकता है। और फिर वही हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस ने ये रियलिटी और क्लियर कर दी। चाइना और रशिया ने युआन रूबल ट्रेड स्टार्ट किया और इंडिया और रशिया ने रूपी रूबल मैकेनिज्म टेस्ट किया। इससे डॉलराइजेशन पे काफी इफेक्ट पड़ने लगा, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड के पास एक ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्स बन गया था। इससे ब्रिक्स कंट्रीज अपने ट्रेड में करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है और डॉलर डोमिनेंस में क्रैक आना शुरू हो गया था। लेकिन जब पावर होती है वहाँ पॉलिटिक्स भी जरूर होती है, और यहाँ पर तो 5 पावरफुल नेशंस एक टेबल पर बैठी है, तो टेंशंस का क्रिएट होना तय था। ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है कोऑपरेशन का, लेकिन अंदर से इस ग्रुप में काफी राइवलरीज, डिस्ट्रस्ट और कंपीटिंग इंटरेस्ट भी है, जैसे इंडिया वर्सेस चाइना। 1962 इंडिया चाइना वॉर ने दोनों कंट्रीज के रिलेशंस पर परमानेंट शैडो डाल दी थी। बॉर्डर डिस्प्यूट लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद 2017 में डोकलम स्टैंड ऑफ, फिर उसके बाद 2020 में गैल्वन वैली क्लैश। इन सबसे पॉलिटिकल ट्रस्ट का लेवल लो हो गया था, लेकिन ट्रेड रिलेशंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चाइना इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ब्रिक्स समिट्स में दोनों कंट्रीज अपने डिस्प्यूट्स को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, पर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर है रशिया वर्सेस वेस्ट। 2014 में क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए। फिर उसके बाद 2022 यूक्रेन वॉर में ये सैंक्शंस अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक बढ़ा दिए गए थे। यहाँ पर रशिया के लिए ब्रिक्स एक लाइफलाइन बन गया था। वो चाइना और इंडिया से ऑयल ट्रेड करने लगा, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से एग्रीकल्चर डील्स करने लगा। पर वेस्ट की प्रेशर की वजह से हमेशा साउथ अफ्रीका और ब्राजील कॉशियस रहते थे, क्योंकि उनके ट्रेड लिंक्स यूएस और यूरोप के साथ काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर इसके बाद है ब्राजील और साउथ अफ्रीका का अनबाइज्ड नेचर। दोनों कंट्रीज के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का मेजर हिस्सा यूएस और यूरोप मार्केट से आता है। ब्रिक्स में इनका स्टैंस कभी कभी वेस्ट फ्रेंडली होता है, जो रशिया और चाइना के गोल से क्लैश करता रहता है। ब्राजील ने रशिया यूक्रेन वॉर पर न्यूट्रल स्टैंस लिया, पर वेस्टर्न कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट्स बचाने के लिए रशिया को कभी ओपनली सपोर्ट ही नहीं किया गया। साउथ अफ्रीका ने भी रशिया के साथ काफी नेवल ड्रिल्स किए और साइमल्टेनियसली यूएस के साथ डिफेंस टाइज भी मेंटेन किए गए। ब्राजील और साउथ अफ्रीका
अमेरिका एक टाइट रोप वॉक करते रहते हैं, एक पाव ब्रिक्स में तो एक पाव वेस्ट में। यहाँ पर बात आ जाती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज की कि कौन सी कंट्री किस फील्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। जैसे चाइना चाहता है ब्रिक्स को वेस्ट के ऑल्टरनेटिव के रूप में एग्रेसिवली पुश करना, मगर इंडिया कॉशियस रहता है क्योंकि वो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड अलायंस में भी है। फिर वही ब्राजील और साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट फोकस्ड है, उनका मेन एजेंडा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ना कि कोई पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन। मगर रशिया ओपनली वेस्ट के अगेंस्ट है और चाहता है कि ब्रिक्स उसका डिप्लोमेटिक शील्ड बने। दरअसल इन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अलग अलग है। जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक है, चाइना वन पार्टी रूल को फॉलो करती है और रशिया ऑथराइजेशन मॉडल को फॉलो करता है। इन चीजों से ट्रस्ट गैप भी बहुत बनते हैं, लेकिन फिर भी हर साल ब्रिक्स समिट होता है, जॉइंट डिक्लेरेशंस निकलते हैं और प्रोजेक्ट्स भी फाइनलाइज होते हैं, क्योंकि एनर्जी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सबको फायदा देते हैं। ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म डेवलपिंग वर्ल्ड को एक यूनाइटेड वॉइस देता है और इनका मेन मोटिव डी डॉलराइजेशन इन सबको साथ तो रखता ही है। लेकिन ब्रिक्स को जरूरत थी एक एक्सपेंशन की। 2017 में ब्रिक्स के लीडर्स ने सोचा कि जब डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप ग्लोबल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है तो क्यों ना इसको एक्सपेंड करके और भी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए। एक इंक्लूसिव ग्लोबल फोरम जिसमें सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज नहीं बल्कि और भी डेवलपिंग इकोनॉमीज शामिल हो सकती है। इनका मकसद था डेवलपिंग वर्ल्ड को एक कलेक्टिव वॉइस देना, ग्लोबल साउथ की नीड्स को बेटर रिप्रेजेंट करना और जियोपॉलिटिकल बैलेंस को शिफ्ट करना जहां वेस्ट का डोमिनेंस कम हो। इस चीज को जब ब्रिक्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स को प्रमोट किया तो दुनिया के कई कंट्रीज ने इसमें शामिल होने में इंटरेस्ट दिखाया। कंट्रीज जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, इनकी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ काफी फास्ट थी और इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होकर अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने का सोचा। इन कंट्रीज के लिए ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको ग्लोबल पॉलिटिकल स्पेस में ज्यादा लेवरेज और इकोनॉमिक पावर प्रोवाइड कर सकता है। ब्रिक्स का इकोनॉमिक वेट ऑलरेडी काफी ज्यादा था और जब ये नए मेंबर्स ऐड हुए तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। इस चीज से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी नजर आने लगे। जैसे यूएस और यूरोप को लगता है कि ब्रिक्स प्लस का एक्सपेंशन उनके लिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकता है, खासकर जब ये कंट्रीज डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। फिर चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव यानी BRI और रशिया की फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट लिंक ब्रिक्स प्लस कंट्रीज के साथ हो सकता है, जो उनके जियोपॉलिटिकल राइवलरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ईरान जैसी कंट्रीज के पास ट्रेड पार्टनर्स के लिए एक सेफ नेटवर्क होगा जो यूएस और यूरोपियन सैंक्शंस के प्रेशर्स को बाईपास कर सकता है। मिडिल ईस्ट का इंक्लूजन ब्रिक्स प्लस में इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। टर्की का इंक्लूजन भी नेटो के डायनेमिक्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ब्रिक्स प्लस की मेंबरशिप क्राइटेरिया आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज कभी अलाइन ही नहीं करते। कौन सी कंट्री को शामिल किया जाए और वो भी किस बेसिस पर, ये आज तक क्लियर नहीं है। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा नाम है जो 2001 में सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, मगर 2020s में ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है और हो सकता है 2030s में ये और भी स्ट्रॉन्ग बने। अगर ब्रिक्स एक वर्केबल कॉमन करेंसी या सेटलमेंट सिस्टम बना लेता है तो ग्लोबल ट्रेड का एक हिस्सा डॉलर फ्री हो सकता है। इसका मतलब होगा लेस डिपेंडेंसी ऑन यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है टेक्नोलॉजी में ब्रिक्स AI, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी। अगर ये मिलके इन्वेस्ट करे तो वेस्ट की मोनोपोली को तोड़ा जा सकता है। तीसरा है चाइना इंडिया की राइवलरी के बावजूद जॉइंट R&D प्रोजेक्ट्स में ये लोग काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट है क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग और डेट रिलीफ। इन सब में ब्रिक्स एक पहला सिस्टम भी ला सकता है। देखिए, ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि एक कहानी है। कहानी उन नेशंस की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपना देख रहे हैं। वो चाहते हैं वेस्ट के हाथ पे पूरा कंट्रोल ना हो, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज भी उतनी ही बड़ी हो। और हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रिक्स अपने इस सीक्रेट मिशन में कामयाब भी हो जाए। टिल देन, साइनिंग ऑफ।